नमस्कार। आरोह कक्षा 12वीं हिंदी से आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित ये पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उनकी इसमें दो कृतियां शामिल हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। आज मैं पढ़ा रही हूँ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये है अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। ये भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि श्रम विभाजन के आधार पर लोगों को बांटना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। पहले क्या होता था, वैदिक युग में जाति के आधार पर 4 वर्ग बना दिए गए थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो इसमें जो नीची जाति का इंसान था, उनके बच्चे वही कार्य करते थे जो कि उनके माता पिता करते थे। जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा होता था, जो भीमराव अंबेडकर ने अपने इस भाषण के द्वारा गलत ठहराया है। कार्य कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए, उनका यही मानना है। इस पाठ के दौरान उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। श्रमिक मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, उनका भी बंटवारा करती है जाति प्रथा। सभ्य समाज के श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अच्छा नहीं है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा जो ब्राह्मण कार्य करता है वही करेगा, वह दूसरा कुछ बनना चाहता है तो वह नहीं बन सकता है। क्षत्रिय का बेटा जैसे लड़ाई लड़ना, सेना में जाना, यही करेगा, तो वह दूसरा कुछ बनना चाहता है तो वह नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनकी प्रथा में, उनकी जाति में वही कार्य उनको करना होता है। तो जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा सही नहीं है। उसमें क्या होता है, मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दूसरे द्वारा उसके लिए पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। चलिए इस पाठ को हम गंभीरता से विश्लेषण के साथ समझते हैं कि और बाबा साहेब जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं और संविधान के पितामह कहा जाता है, उनको संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने इस भाषण के द्वारा हमें क्या बताने की कोशिश की है। ये विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक मतलब जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मतलब जाति प्रथा तो थी, लेकिन आज के जो सभ्य लोग हैं वो मानते हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम का बंटवारा, काम का बंटवारा होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन दोनों में अंतर ये है कि जाति प्रथा है वह श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है, जबकि श्रम विभाजन है वह कार्य के अनुसार लोगों का विभाजन करता है। मतलब जिसमें जो निपुणता रहेगी, कुशलता रहेगी, वह उस टाइप का कार्य करेगा। लेकिन जाति प्रथा में क्या होता है कि जो वकील का बेटा है तो वो वकालत ही करेगा, जो डॉक्टर का बेटा है वो डॉक्टर ही बनेगा, जो लोहार का बेटा है वो लोहे का ही काम करेगा। वो अगर वकील और डॉक्टर बनना चाहे तो वो उनके परिवार के, उनके जाति के खिलाफ होगा।
तो जो क्षुद्र जाति के हैं, नीची जाति के लोग हैं, वो नीचा जो कार्य करते हैं वो ही करेंगे। ऐसा ये इन सब के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आवाज उठाई और नीची जाति के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में ये आवाज उठाते रहे और नीची जाति वालों को सम्मान दिलाते रहे। चलिए आगे क्या बताते हैं। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। तो जाति प्रथा तो जाति के अनुसार विभाजन करती है, लेकिन श्रम विभाजन में श्रमिकों का विभाजन उनकी इच्छा के अनुसार होता है, वो अस्वाभाविक नहीं लगता। ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन भी नहीं करती है, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। क्या? जाति प्रथा। जाति प्रथा श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है और उसमें ऊंच नीच की भावना भी पैदा हो जाती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण का बेटा मंत्र ही पढ़ेगा, कुम्हार का बेटा घड़े ही बनाएगा, कसाई का बेटा कसाई वाला काम ही करेगा, लोहार का बेटा लोहे का काम ही करेगा। तो वो उन बेटों को तो पूछो एक बार उनकी रुचि क्या है। तो ये रुचि छीन लेता है जाति के आधार पर जो विभाजन होता है, और ये ऊंच नीच की भावना भी पैदा कर देता है। तो ये रुचि पर आधारित कतई नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत ये है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने कितनी गंभीर बात कही है कि जाति प्रथा इतनी दुष्कर है हमारे समाज के लिए कि बच्चा दुनिया में आया नहीं उससे पहले उसका पेशा तय हो जाता है, उसका व्यवसाय तय हो जाता है कि आगे जाकर वह क्या करेगा, जबकि उसकी रुचि और उनकी इच्छाओं को जन्म लेने से पहले ही ये जाति प्रथा के अंतर्गत मार दिया जाता है। क्योंकि माँ बाप का जो दृष्टिकोण होता है और सामाजिक व्यवस्था का जो दृष्टिकोण होता है उसके चलते उनको ये डिसीजन लेने पड़ते हैं जाति प्रथा के इस चंगुल में फंसकर कि उनकी बिरादरी के लोग यही काम करते आए हैं और यही कार्य आगे भी करेंगे। तो ये है जाति प्रथा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। हमेशा हमेशा के लिए सुनार का बेटा ज्वेलरी का ही काम करेगा, सोना ही बनाएगा, वो हमेशा के लिए उसका पेशा तय है। भले ही पेशा मतलब व्यवसाय, उसका धंधा, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, वह ऐसा पैसा चाहे उससे उसका परिवार न चले, चाहे वह जिंदगी भर कर्जे में डूबा रहे, लेकिन वह दूसरा क्षेत्र अपने लिए चुन ही नहीं सकता, दूसरा कार्य अपने लिए चुन ही नहीं सकता, चाहे उसकी इच्छा कुछ भी हो। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। तो आधुनिक समय में ये स्थिति ऐसी आती है, उद्योग धंधों की जो प्रक्रिया है और तकनीकी में निरंतर जो विकास हो रहा है आजकल, और कभी कभी अचानक से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है, उसमें ऐसी स्थिति आती है कि लोगों को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता
पड़ती है। अभी आपने देखा होगा इस कोरोना टाइम में कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मैंने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि अभी किराना वाले जो स्टोर हैं, जनरल स्टोर हैं, मेडिकल वाले और किराना वाले, उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। जबकि जो ज्वेलरी वाले थे और अच्छे अच्छे दूसरे जो बिजनेस थे, कपड़ा व्यापारी थे, उनका धंधा पूरी तरह ठप बैठा है। मैंने उनको अपना धंधा चेंज करते हुए देखा है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे हैं कि ज्वेलर ने सब्जी बेचना शुरू कर दिया, कपड़ा व्यापारी ने किराने की दुकान खोल ली। तो समय के साथ, क्रांति के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हमें चेंज होना ही पड़ता है अपना परिवार चलाने के लिए और अपनी प्रगति के लिए। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर यही बताना चाहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के चलते हमें अपना व्यवसाय, अपना पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। यही बात समाज के लोगों को और जाति बिरादरी वालों को समझ लेनी चाहिए। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। अगर परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं हैं, अपने अनुसार नहीं हैं और उसमें भी हम अपना धंधा बदल नहीं रहे हैं तो फिर भूखे ही मरेंगे और कोई उपाय है ही नहीं। बच्चों, आशा है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाएं। आपके लिए मैं अच्छे अच्छे लेसन अलग अलग तरीके से लेकर आती रहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पैसा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। तो जो हिंदू धर्म है अपना, उसमें जो जाति प्रथा का जंजाल है वो हमें अपना पेशा बदलने की अनुमति देता ही नहीं, चाहे हम उसमें कितने भी पारंगत हो। मैं डॉक्टर बनना चाहूँ लेकिन मेरे परिवार वाले तो दूसरी जाति के हैं, वो मुझे डॉक्टर नहीं बनाएंगे। हमारा तो खानदान ये काम करता है तो मुझे वो ही करना पड़ेगा, चाहे मैं पढ़ने में कितनी भी इंटेलिजेंट हूँ। तो ऐसी सोच हमारे समाज की बनी हुई है। आगे लेखक बताते हैं, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये डायरेक्ट फैक्ट है, ये महत्वपूर्ण कारण है बेरोजगारी का, जिसमें लोग अपना पेशा जाति के चलते नहीं बदलते। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा है, उसमें बहुत ज़्यादा दोष हैं। जाति प्रथा के चलते श्रमिकों का भी विभाजन हो जाता है और उसमें ऊंच नीच की भावना पैदा होती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। उसकी इच्छा तो मरी जाती है, क्योंकि जो करना चाहता है वह नहीं कर पाता। इसके लिए उसकी खुद की इच्छा पर कोई भी कार्य वह नहीं कर सकता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। तो ये जाति प्रथा के गुण दोष हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जाति प्रथा के वजह से कौन कौन से परिणाम हमें भुगतने पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आप ये सब कारण लिख सकते हैं। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी ये कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं, मजबूरी में करते हैं लोग कार्य। कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि उनके पिताजी इंजीनियर थे तो अपना बेटा भी इंजीनियर ही बने। एक ये कारण भी है कि बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है लेकिन उसमें वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, और जो धंधा वह चुनना चाहता था, जो पेशा अपने लिए चुनना चाहता था, जिस क्षेत्र में वह रुचि के साथ बढ़ना चाहता था, उसको ख़त्म कर दिया और वह आगे नहीं जा पाया। तो कहीं ना कहीं वह बाद में बेरोजगार हो जाता है और बेरोजगारी को
बढ़ावा मिलता है। तो ये तो रही श्रम विभाजन की बात कि आप जिस कार्य में कुशल हैं उस कार्य में बढ़ने की कोशिश करें। माँ बाप उनका सहयोग करें, अपने बच्चों का सहयोग करें इस बारे में, उनको बीच में रोड़ा ना बने अपने बच्चों की प्रगति के बीच में। हाँ, ये अवश्य देखें कि वह अपने लिए सही राह चुन रहा है या फिर गलत रास्ते पर भटकना चाहता है। ये अवश्य अपना कर्तव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो करते आए हैं वही हमारा बच्चा भी करे, चाहे वह कोई भी कार्य में कितना भी कुशल हो, लेकिन उसको वह कार्य नहीं करने दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आधार पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम कम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम मजबूरी में किसी से दूसरा काम करवाएंगे जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध है, तो वह या तो उस कार्य को टालने की कोशिश करेगा या फिर अपनी अनिच्छा से वह कार्य करेगा और उस कार्य में वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा और कार्य कम होगा। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो आगे वह अपना कार्य कैसे बढ़ाएगा और उसमें कुशल और पारंगत कैसे होगा? जिसमें उसका दिमाग ही नहीं लग रहा है, जिसमें उसका दिल ही नहीं लग रहा है, वो कार्य इच्छा के विरुद्ध कर रहा है, विवश होकर कर रहा है, जाति के चलते कर रहा है, अपने घर वालों के प्रेशर में आके कर रहा है, तो ऐसे कार्य में न तो दिल लगता है, न दिमाग लगता है और न ही वह उस कार्य में कुशल और पारंगत हो सकता है। अतः ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो अपनी जो रुचि है, अपनी आत्मशक्ति है, उस सब को दबा देती है और वह नियमों में जकड़ कर हमें निष्क्रिय बना देती है। हम किसी काम के नहीं रहते अगर हम इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो इसमें भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब ने ये गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला है और ये बताने की कोशिश की है कि हमें जाति के आधार पर श्रम विभाजन नहीं करना चाहिए, जबकि कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए, कार्य का विभाजन होना चाहिए। आशा है बच्चों ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।